जो चीजें बताई जा रही हैं बस उतना ही आपको कवर करना है, राइट। और बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको कवर, है ना। हाँ, जितना बताएंगे उतना ही कवर करना है। देखिए इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ें जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो, है ना। क्योंकि आप जानते हो 2 घंटे में इकोनॉमिक्स होने वाली नहीं है ना। लेकिन हम वो चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम के हिसाब से है। और यकीन मानो ये सब पढ़ने के बाद आपकी 90% की तैयारी तो वैसी हो जाएगी 2 घंटे में, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स अगर हम स्टार्ट करें तो भारत देश में ध्यान रखना अर्थव्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, इसका अपना हिस्ट्री होता है। और यहां से ध्यान रखना कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं कि आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, सॉरी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो उस इकोनॉमिक्स पढ़ने में आपको क्या समझ आया है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ताकि आप अगर एक्चुअल में इकोनॉमिक्स कभी पढ़े हो तो आसानी से वो क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है ना। देखिए अगर हम इकोनॉमिक्स की शुरुआत बोले यहां पर, ठीक है, तो भारत देश में हम सीधे स्टार्ट करते हैं नियोजन, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता बनना। क्या होता है भारत देश में नियोजन, है ना। पहले हम प्लानिंग के सेक्शन को कवर करते हैं, फिर करेंगे। देखिए इस हेतु भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे पहले ध्यान रखना मेंशन किया था किसने, तो आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी। यहां से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे जो आपके लिए काम के हैं। दादा भाई नौरोजी, है ना, जो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्यान रखना सदस्य रहे हैं और बाद में जाकर अध्यक्ष बने हैं, है ना। और ये ध्यान रखना वरिष्ठ व्यक्ति माने जाते थे किसमें, कांग्रेस में। उदारवादी जो 2 ग्रुप था ध्यान रखना, उदारवादी, ठीक है ना। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्टार्ट हुआ था तो आप जानते हो कांग्रेस 2 भाग में बटा था। आपका ध्यान रखना क्या, नरम दल और गरम दल, है ना। तो ध्यान रखना नरम दल में शामिल थे ये, ठीक है। संवैधानिक रूप से भारत देश को आजादी दिलाना चाहते थे दादा भाई नौरोजी। और ये ध्यान रखना ऐसे ही शख्स थे जिन्होंने पहली बार ध्यान रखना कोई ये पहला इंडियन था जिसने ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीता था। जानते हो जिस प्रकार हमारे यहाँ लोकसभा होती है उसी प्रकार वहां क्या बताइए हाउस ऑफ कॉमन्स होती है। तो इन्होंने ध्यान रखना हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे। ये पहले भारतीय थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना कांग्रेस में सीनियर व्यक्ति थे, इसे ध्यान रखना मालूम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी ने कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ध्यान रखना 1867 में एक ध्यान रखना धन निकासी का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इन्होंने, ध्यान रखना क्या दिया था, धन निकासी का सिद्धांत दिया था। और धन निकासी के सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जब हमारा इंडिया किसका बताइए एक कॉलोनी बना है, एक उपनिवेश बना है, ठीक है। पीछे जाओ, उधर से जाओ, इधर जगह नहीं है, हाँ वहां चल जाओ, जाओ तो चल जाओ। तुमको मैंने बोला बेटा तुमको मैं ना क्या समझाऊंगा अब, है ना। इंसान रहे तो समझ सकते कोई इंसान को, है ना। पता नहीं कौन हो तुम लोग, तुमको बोल रहा हूं कि ऐसी व्यवस्था कर लो जिसमें डिस्टर्ब ना हो, है ना। लेकिन नहीं मानोगे क्योंकि वो नहीं तुम वो, है ना। धन निकासी के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यहां पर कहा गया था पहली बार कि कैसे ध्यान रखना हमारे यहाँ से भारत देश से पैसा क्या बताइए ब्रिटेन जा रहा है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो हमारे यहाँ से कच्चा माल लाते थे, वो कच्चा माल ले जाते थे सस्ते दामों पर। और ध्यान रखना बनाते कहाँ थे बताइए, ब्रिटेन में। तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था, वहाँ के उद्योगपतियों को काम मिलता था और वहां से पक्का होकर ध्यान रखना हमारे यहाँ पर बिकता था, तो हमसे फिर वो पैसे ले जाते थे खरीद करके। जानते हो जब ध्यान रखना हमारे इंडिया में वो सामान बेचते थे तो इंडिया का पैसा क्या बताइए किसके पास जाता था, ब्रिटेन के पास। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि कैसे भारत देश का पैसा भारत देश से निकलकर ब्रिटेन की ओर मूव कर रहा है, ब्रिटेन की तरफ जा रहा है। उन्होंने इस लोगों को समझाया, राइट। इन्हीं ने ध्यान रखना मालूम है सबसे पहले प्लान किया कि सबसे पहले हम भारत की इकोनॉमी को अगर जानना चाहते हैं तो भारत की इकोनॉमी को जानना होगा हमें, प्रत्येक व्यक्ति की इकोनॉमी को, कि भारत देश का एक प्रत्येक व्यक्ति कितना पैसा कमाता है। इसलिए ध्यान रखना पहली बार भारत देश में प्रति व्यक्ति इनकम निकाली गई थी। और आप जानते हो यहाँ पर इन्होंने एक लेख जारी किया था, उसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक आती है, क्या लेख था इनका, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये ध्यान रखना इनका एक लेख था। इसमें उन्होंने क्या किया था, पहली बार कहा था कि हम
इंडिया की जो प्रत्येक व्यक्ति इनकम है वो मात्र कितनी बताइए? सालाना 20 रुपए है, बहुत कम। एक साल में इंडिया का एक व्यक्ति कितना 20 रुपए कमाता है, तो क्या होगा इसका जीवन स्तर, आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, चलिए। तो दादा भाई नौरोजी का एक खेल है, ये 3-4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तैयार करना है इसको। इसके बाद हमारे यहां पर जानते हो एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने ध्यान रखना बाद में जाकर एक पुस्तक लिखी थी 1934 में। ठीक है, इन्होंने मालूम है क्या सी पुस्तक लिखी थी? द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक भी याद कर लेना, राइट। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया है इसमें। तो आप जानते हो इन्हीं की पुस्तक में ध्यान रखना पहली बार जिक्र हुआ था कि हमारे देश में कैसे नियोजन किया जाए, पहली बार। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना हमारे यहाँ पर क्या हुआ 1935 में, क्या हुआ 1935 में हमारे यहाँ पर क्या हुआ, केंद्र में लगा द्वैध शासन। द्वैध शासन जब केंद्र में लगा तो इसका मतलब है कि हमारे भारत देश पर अब जो राज्य करेंगे, भारत देश की व्यवस्था संचालित करेंगे, वो अब 2 लोग करेंगे। एक करेगा कौन? गवर्नर जनरल, जो अंग्रेजों का होगा, ठीक है ना, ब्रिटेन का होगा। और दूसरा होगा कौन करेगी? भारतीयों के द्वारा चुनी हुई सरकार, अर्थात केंद्र में एक सरकार बनने का प्रावधान था। तो द्वैध शासन लागू होने के बाद अब अधिकांश जिम्मेदारी किसके पास आ गई थी? हम लोगों ने जिस पार्टी को जिताया है, जिसकी सरकार बनी है, तो आप जानते हो उस सरकार का अब जिम्मेदारी हो जाती है सारी व्यवस्थाएं करने की। तो 1935 में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ, उसी के एवज में 1937 में 1937 में ध्यान रखना हमारे यहाँ पर पहली बार चुनाव हुए केंद्र में, और कांग्रेस की क्या बताओ यहाँ पर सरकार बनी, जिसके ध्यान रखना प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मतलब देश आजाद होने के पहले ही ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बन चुके थे। अब इनकी जिम्मेदारी क्या थी बताओ? कि हमारे देश में सारी व्यवस्थाएं करें। कानून की व्यवस्था तो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कानून की व्यवस्था अंग्रेजों ने पहले ही कर चुकी थी, उनके हिसाब से कानून जो थे। साथ ही साथ आप जानते हो हमारे यहाँ केवल क्या था कि हमने जो कानून बनाए हो उनको कैसे तुम इंप्लीमेंट करोगे, कैसे ध्यान रखना उसको आप अप्लाई करोगे और लोगों का ध्यान रखना तक संसाधन पहुंचाओगे। तो सारी जिम्मेदारी किसकी थी बताओ? सरकार की थी। अब ध्यान रखना यहाँ पर एक संस्था भी थी, वो थी कांग्रेस, और एक थी ध्यान रखना सरकार। दोनों का अलग अलग दायित्व था। एक संस्था का दायित्व था ध्यान रखना अपने लेवल में काम करना, जो आजादी की मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, और दूसरी वहां जो सरकार बनी उसका काम क्या था बताइए? प्रशासन करने का था। अब यहाँ पर 1938 में यहाँ पर क्या हुआ? हरिपुरा, सूरत के पास ध्यान रखना एक हरिपुरा नाम का एक इलाका है, गांव है, अब काफी शहर बन चुका है। तो हरिपुरा नाम में ध्यान रखना गांव में क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। इसको हम इतिहास में जानते हैं हरिपुरा अधिवेशन के नाम से। इसी हरिपुरा अधिवेशन में आपको पता होना चाहिए क्या प्लान किया गया था। इसके ध्यान रखना कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे कौन बताइए? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? अगर बोलेगा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं के ध्यान रखना इसी समय में ये निर्णय लिया गया कि हम भारत देश में प्लानिंग करने के लिए कोई एक कमेटी बनाते हैं। सो हम लोगों ने क्या बनाया था? एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। क्या किया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। ये ध्यान रखना नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी। इसके जो अध्यक्ष थे ध्यान रखना वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस बात का ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। यहाँ से आपको अध्यक्ष पूछेगा किसका? कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष पूछेगा हरिपुरा का, या फिर पूछेगा नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष। ध्यान रहे इसका जो ध्यान रखना अध्यक्ष होगा हरिपुरा अधिवेशन का कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना जो कमेटी बनी है नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसका काम था भारत देश में ध्यान रखना आपको नियोजन करना था। तो आप जानते हो भारत देश में नियोजन करने के लिए जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो यहां तक हमारा 1938 तक काम हुआ। इसके बाद ये सारे जो प्लान हुए ध्यान रखना सब फेल हो गए। क्यों? 1938 में ध्यान रखना ये प्लानिंग बनी, कमेटी बनी। अब इसके ध्यान रखना वर्किंग पीरियड में आए। 1939 में ध्यान रखना हमारे यहाँ पर क्या हुआ? सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया तो अब युद्ध लड़ने की प्लानिंग करें इधर, क्योंकि इंडिया भी ध्यान रखना उसका क्या
उपनिवेश था, गुलाम था किसका? ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन लड़ रहा था कहाँ बताइए? सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उधर जर्मनी से पिट रहा था। तो इधर कहाँ का ये योजना बनाएंगे बताइए? तो आप जानते हो ये वाली योजना केवल एक कॉपी में रही, धरातल में नहीं आ पाई, ध्यान रखना। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हमारे यहाँ के गुजरात के और बंबई के, खास तौर पे गुजरात के जितने उद्योगपति थे शुरुआत में बंबई में रहा करते थे, बाद में जाकर ध्यान रखना बंबई को छोड़कर उन्होंने कहा बताइए? गुजरात की ओर पलायन किया था शुरुआत में। तो शुरुआत में सब कहाँ थे बताइए? बंबई में। तो बंबई के ध्यान रखना उद्योगपतियों ने क्या किया? 8 उद्योगपतियों ने मिलकर, जिसमें बिरला ग्रुप शामिल था, ध्यान रखना टाटा ग्रुप शामिल था। तो इन लोगों ने मालूम है क्या किए? इन लोगों ने 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि कैसे ध्यान रखना हम भारत देश का विकास कर सकते हैं अपने दम पर। मतलब एक प्रकार से है, सरकार अगर सपोर्ट नहीं भी करेगी, हम अपने दम पर, हमारे आर्थिक संसाधन के आधार पर हम कैसे देश का विकास कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखना 1944 में आप जानते हैं बॉम्बे प्लान तैयार हुआ था। ये डेट याद करना है, सारी डेट इंपॉर्टेंट है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसका एक एक शब्द ध्यान रखना, ब्रह्मबाग समझ लेना, रामबाण, इनको आपको पढ़ना ही है, याद करना ही है। मैं आपको 2-4 शब्द भी नहीं बोलूंगा, जितने काम के उतने ही बोलूंगा, ठीक है? हाँ। 1944 में क्या हुआ था? ये बॉम्बे प्लान आया। एग्जाम में बॉम्बे प्लान में उद्योगपतियों का पूछ सकता, कितने उद्योगपति थे? 8। या फिर ये पूछ सकता कब आया? 1944 में आया। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है ना? बंबई है ना, बॉम्बे प्लान मतलब बंबई। साथ ही साथ आप जानते हो हमारे यहाँ पर 1946 में क्या हुआ? एक गांधीवादी योजना का प्रारूप लेकर आया, ठीक है ना? गांधीवादी योजना का प्रारूप मतलब गांधी जी चाहते थे कि हम गांव को पावर दें, गांधी जी चाहते थे हम गांव को पावरफुल बनाएं, इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा अपनाई थी, राइट? तो गांव को पावर दें और साथ ही साथ एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति न देकर आर्थिक संसाधन हर व्यक्ति तक बांट दिए जाएं। आर्थिक संसाधन पर सारे के सारे व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इसलिए आज से ध्यान रखना, इस दर्शन से, इस फिलॉसफी से प्रभावित होकर एम मन्ना नारायण, ठीक है ना, मन्ना रायण, इसको मन्ना नारायण भी कह सकते हो, बात एक ही है, मन्ना रायण, ठीक है ना? हाँ, इन्होंने ध्यान रखना क्या किया? एक गांधीवादी योजना लाई, राइट? गांधीवादी योजना, आप जानते हो गांधीवादी योजना गांव को सशक्त बनाना चाहती थी। और ध्यान रखना इस योजना के खिलाफ कौन थे बताइए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच और गांधी जी की सोच बिल्कुल अलग अलग थी। ध्यान रखना गांधी जी गांव से देश को बनाना चाहते थे और नेहरू जी कहते थे देश बन जाएगा तो गांव देख के बनी जाएगा, बोले, समझ रहे हो? तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग था, एक का यहाँ से जाता था इधर खत्म होता था, दूसरे का यहाँ से आता था इधर खत्म होता था, दोनों बिल्कुल उल्टे पुल्टे थे, ठीक है ना? तो आप जानते हो बनाए गांधी जी की भावनाएं थी इसमें, तो उन्होंने क्या बताया, इस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार ये सारा ध्यान रखना सिलसिला चलते रहा, इतनी सारी प्लानिंग हुई, लेकिन ध्यान रखना रखी की रखी रह गई। अब आप बोलोगे सर अब रखी रह गई तो तुम क्यों रख रहे हो इसमें सामने बोर्ड में? इसलिए रख रहा हूं बेटा, मालूम है पेपर में आता है, समझ रहे हो? ये पूरा की पूरा ध्यान रखना जो प्लान है एग्जाम में आता है, भले फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है। हमारे यहाँ पर ध्यान रखना इसका, जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तब कंप्लीट तौर पर ध्यान रखना पावर किसे मिली? हमारे भारत की ध्यान रखना चुनी हुई सरकार को मिली। अब ध्यान रखना अपने दम पर वो काम कर सकते थे। तो भारत देश में सही तरीके से जो प्लानिंग स्टार्ट होती है आजादी की बात होती है, ठीक है ना? अब आगे देखो इसके बाद क्या होता है, ठीक है? भारत देश ध्यान रखना मालूम है आजाद हुआ, उसके बाद हम लोगों ने 1950 से ध्यान रखना स्टार्ट किया काम। पहले ध्यान रखना आप जानते हो यहाँ पर 1 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ पर बिल्कुल 9 वर्ष की शुभकामनाओं के अवसर पर यहाँ पर आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण, जैसे जेपी नायक के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने ध्यान रखना एक प्लान लाया, उसका नाम था सर्वोदय योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, क्या बताइए? सर्वोदय योजना। तो जो सर्वोदय योजना लाई गई वो ध्यान रखना 1950 में किसके द्वारा लाई गई? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इनका उद्देश्य था कि सभी वर्गों का ध्यान रखना उदय होना चाहिए। अभी तक क्या हुआ करता था, संसाधन में कुछ लोग का ध्यान रखना अधिकार होता था, कोई लोग ध्यान रखना संसाधन विहीन थे। यहाँ पर बात आई थी कि सभी ध्यान रखना जो संसाधन से हीन है उनकी पहुंच संसाधन तक कैसे बनाई जाए, और जिनके पास संसाधन बहुत ज्यादा है उनके संसाधन वहां से कैसे लिए जाएं और नीचे तक पहुंचाए जाएं। मतलब इसमें हर वर्ग का ध्यान रखना आपको उदय करने का प्लान था। तो सर्वोदय ध्यान रखना योजना यहाँ पर आई, लेकिन आप जानते हो ये भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, ठीक है ना?
अब इसके बाद फाइनली ध्यान रखना, भारत देश में नियोजन के लिए हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना का प्लान तैयार कर रहे थे कि हम 5 साल की योजना बनाएंगे या 7 साल की बनाएंगे। तो आप जानते हो इस योजना बनाने के लिए हमें एक संस्था बनाना था। ये संस्था क्या काम करेगी बताइए? इस संस्था का काम होगा कि भारत देश में जितने भी संसाधन हो उन संसाधनों का पहले आकलन करे, उसमें प्राकृतिक संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, मानवीय संसाधन हो। अब ध्यान रखना, संसाधन से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा 2 मिनट में क्लियर कर लो आप। 3 संसाधन माने जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और ध्यान रखना आपका तृतीयक। तो प्राथमिक संसाधन में ध्यान रखना सारे के सारे वे पदार्थ आते हैं, वे वस्तुएं आती हैं जिन्हें प्रकृति ने हमें ध्यान रखना निःशुल्क दिया है। आप जानते हो वन इसमें आएगा, खनिज संपदा इसमें आएगी, पेड़ आपके ध्यान रखना है इसमें, साथ में जितना मृदा है, जल है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, सब इसमें आएंगे पूरे की पूरे। और मछलियां भी क्या बताओ इसी में आएंगी, क्योंकि ये पूरी क्या बताइए नेचर के द्वारा दी गई हैं। जबकि आप जानते हो ए वाला जो द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में जितने भी ध्यान रखना क्या होंगे बताइए हम लोग यूज करेंगे उपकरण, वो सब इसमें आएंगे। जैसे अगर ध्यान रखना आपको वस्तु बनानी है तो कोई ना कोई मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली बार अगर उसका रूप चेंज होगा वो कहलाएगा निर्माण, और जब उसका बार बार रूप चेंज होगा वो कहलाएगा विनिर्माण। तो आप जानते हैं दोनों में हमें कोई ना कोई मशीन, कोई ना कोई उपकरण का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर ध्यान रखना आप जानते गेहूं काय में आएगा बताइए? प्राथमिक संसाधन में। क्यों? ये प्रकृति ने हमें दी है, बताओ, राइट। आप जानते हो प्रकृति ने इसे दी है तो क्या आएगा? प्राथमिक संसाधन। जैसे ही ध्यान रखना इसको यूज करोगे आप लोग तो पहले जाओगे चक्की, आटा चक्की ध्यान रखना जाओगे तो आप गेहूं को पिसाओगे तो आटा बनेगा। उसके दौरान आपने क्या यूज किया बताओ? आटा की चक्की इस्तेमाल किया। तो आप जानते हो चक्की क्या आएगा? निर्माण क्षेत्र था, द्वितीयक में आएगा। फिर ध्यान रखना तुम्हें इससे ब्रेड बनाना हो तो ब्रेड बनेगा, ध्यान रखना तो भी मशीन बनेगी, मशीन से बनेगा, वो भी क्या आएगा? इसी में आएगा। अब वो जितने बार वो रूप चेंज होते जाए कोई दिक्कत नहीं, जब तक ध्यान रखना वो बनते जाएगी, बिगड़ते जाएगी, वो कहाँ तक रहेगी? ध्यान रखना निर्माण और विनिर्माण, मतलब सेकेंडरी क्षेत्र में रहेगी। और ध्यान रखना जब वो कंपनी बनाती है, कोई उसे उद्योग बनाता है तो ध्यान रखना जिसका ब्रेड उद्योग है तो क्या ब्रेड खाने के लिए बनाता वो क्या इतनी खा लेगा क्या? जिसका ब्रेड फैक्ट्री ध्यान रखना तो क्या ब्रेड खाने के लिए बनाता है क्या हम इतना सारा खाएंगे? बोले ऐसा नहीं है। वो एक्स्ट्रा जो होगा ध्यान रखना वो तो उसे बेचने के हिसाब से है। तो जब ध्यान रखना अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो जाता है तब उसका विक्रय किया जाता है, पैसे में बेचा जाता है। ये प्रणाली कहलाती है क्या? बिजनेस। तो आप जानते हो वस्तु का ध्यान रखना आप क्या करते हो बताओ? क्रय विक्रय करते हो तो क्या आएगा? आपका बिजनेस। तो आप जानते हो तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा बताइए? आपका व्यापार। और साथ में ध्यान रखना अगर तुम कोई वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हो तो आप ध्यान रखना हाथ दबाओ, पैर दबाओ, कुछ लगेगा नहीं, कुछ कर रहे हो आप, लेकिन ध्यान रखना आराम मिल रहा है सामने वाले को, उसके बदले कहेगा लो बेटा 10-50 ले जाओ, तो आपने सर्विस करे बताइए, सेवा करे हो। तो दृश्य चीजें ध्यान रखना वस्तुएं आएंगी और सर्विस किसमें आएगा बताओ? अदृश्य। तो दृश्य किसमें आता है? व्यापार क्या होता है? दृश्य। जबकि सेवा क्या होती है बताइए? अदृश्य। ठीक है ना। तो सेवा और ध्यान रखना व्यापार किस क्षेत्र में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। स्पीड बोल रहा हूं, अगर नहीं लिख पाओगे इस लेक्चर को बार बार सुन लेना, सुनना ही है, लिखाई करने का कोई मतलब नहीं है। आराम से बैठ के सुनते जाओ, एक ही बार में आपको पूरा उतर जाएगा इकोनॉमिक्स। ठीक है। हाँ, तो जहां जहां से मुझे लगेगा यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है, बनता है, मैं वहां से आपको क्लिक करके बाजू में पढ़ा दूंगा। अब इतनी स्पीड से पढ़ाऊंगा तो आप लिख नहीं पाओगे, मुझे पता है, इसलिए लिखना बेकार है। ठीक है। हाँ, अब स्पीड और बढ़ेगी, अभी तो ध्यान रखना अभी तो एक फर्स्ट गियर लगा है। ठीक है। हाँ चलिए, तो अब आप देखते हो सर्वोदय योजना का उद्देश्य आपने समझ लिया, सब तक ध्यान रखना क्या? संसाधन की पहुंच होनी चाहिए। राइट। दूसरी बात, अगर हम ध्यान रखना यहाँ पर आगे बात करें तो इसी संसाधन को सब तक पहुंचाने के लिए ही ध्यान रखना हम लोग आगे जाकर प्लान करते हैं कि भैया अगर हम पंचवर्षीय योजना बनाएंगे तो सारे संसाधनों का हमें क्या करना पड़ेगा? आकलन करना पड़ेगा। भारत देश में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कितने संसाधन है, किन्हें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके ध्यान रखना हम लोगों का भला कर पाएंगे। इस लिहाज से ध्यान रखना आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। विदाउट प्लानिंग के ध्यान रखना कोई काम नहीं होता है, इसलिए प्लानिंग करने के लिए कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए और उस संस्था की स्थापना हुई ध्यान रखना 15 मार्च 1950 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, 15 मार्च 1950 को। राइट। 15 मार्च 1950 को अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं यहां पर कौन आया? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ठीक है। 15 मार्च 1950 को ध्यान रखना हमारे यहाँ पर योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग का काम था भैया कि भारत देश में जितने भी संसाधन है उन संसाधनों का क्या बताइए आप क्या करिए?
आकलन करिए और फिर ध्यान रखना उसके लिए आप योजना बनाइए। तो योजना का खाका, योजना का प्रारूप तैयार कौन करता था बताइए? योजना आयोग। तो पहली पंचवर्षीय योजना इसने अपने दम पर बना दी थी, लेकिन आप जानते हो पहली पंचवर्षीय योजना में काफी राज्यों की उपेक्षा की गई थी। तो आप जानते हो राज्य इस पर आरोप लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना 1951, 1900 ध्यान रखना 56 तक बनी थी। जानते हो इस दौरान राज्यों ने आरोप लगाना स्टार्ट कर दिए स्टार्ट से ही कि राज्यों का ध्यान रखना, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि योजना आयोग में शामिल कौन होता बताइए? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष, उसी के द्वारा नियुक्त ध्यान रखना उपाध्यक्ष, और सारे कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं इसके बताइए? सदस्य होते हैं। राज्यों का यहाँ पर कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं होता, इससे राज्यों की यहाँ बताओ उपेक्षा होती है। तो इन लोगों ने आरोप लगाया, बोले राज्य के लोग भी यहाँ पर होने चाहिए। तो राज्य की ध्यान रखना यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए 1952 में हमारे एक नई संस्था बनी, ध्यान रखना उसका नाम है एनडीसी। 8 अगस्त 1952 को बनी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आप जानते हो योजना का प्रारूप बनाएगा कौन? योजना आयोग। उस योजना को अप्रूवल कौन करेगा बताइए? एनडीसी। और उस योजना को लागू कौन करेगा बताइए? संसद। तो आप जानते हो ये तीनों की तीनों प्यारे प्यारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर पूछेगा योजना का खाका कौन तैयार करता है या योजना कौन बनाता है, तो योजना आयोग। अगर ध्यान रखना बोलेगा क्या कि इस योजना को ध्यान रखना अप्रूवल कौन करता है, अनुमोदित कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। और इस योजना को लागू करने के लिए हमें ध्यान रखना कोई ना कोई कानून बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना? तो क्या लागू करेगा इसको? संसद। इस प्रकार आप जानते हो ये पूरा सिस्टम का है आपका? योजना का है। लेकिन अब ध्यान रखना कुछ इससे लेटेस्ट क्वेश्चन बनेंगे। योजना आयोग ध्यान रखना वर्तमान में क्या बताइए? निरस्त हो चुका है, बंद हो चुकी है। इस संस्था को ध्यान रखना भंग कर दिया गया है, ठीक है ना? अब कैसे देखिए, अब यहाँ पर बना ध्यान रखना इसके स्थान पर नीति आयोग। आपने देखा फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर 15 अगस्त 1914 को 2014 रे, ठीक है ना? 15 अगस्त 2014 को ध्यान रखना मोदी जी ने घोषणा किए थे, ठीक है ना? क्या कहे थे भैया कि जो योजना आयोग है हम इसको खत्म करेंगे और एक नई संस्था बनाएंगे। तो बेचारे इस दिन से हुई थी, क्या बताओ, ये खत्म। उसके बाद ध्यान रखना क्या हुआ? 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था आई। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था आई। उस संस्था का नाम था क्या? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट? ये है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस प्रकार ध्यान रखना नीति आयोग का क्या हुआ? अस्तित्व आया, राइट? नीति आयोग में भी ध्यान रखना एक अध्यक्ष होगा, जो कौन होगा बताइए? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति क्या होगा? यहाँ पर उपाध्यक्ष होगा, ठीक है ना? और साथ ही साथ ध्यान रखना यहाँ पर उपाध्यक्ष के साथ साथ आप जानते हैं इसमें सदस्य होंगे। तो यहाँ पर 4 पदेन सदस्य माने जाएंगे। ऐसे सदस्य ध्यान रखना मालूम है जो यहाँ के मेंबर नहीं माने जाएंगे, उन्हें एडवांस लाया जाएगा अलग बाहर से, राइट? साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपर्ट लोग होंगे हर क्षेत्रों के, उनको भी ध्यान रखना, यहाँ पर मेंबरशिप दी जाएगी। और इसमें सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासक क्या होंगे बताओ? इसके मेंबर होंगे, ठीक है ना? इस प्रकार आप जानते हो यहाँ पर राज्य की उपेक्षा नहीं हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों को भी शामिल कर दिया गया है, राइट? तो ये संस्था ध्यान रखना योजना आयोग से क्या बताइए? ज्यादा पावरफुल बन जाती है, एक बात। साथ ही साथ आपने देखा कि योजना आयोग हमारे यहाँ बनी जरूर प्लानिंग करने के लिए, लेकिन आप जानते हो हम लोगों ने 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप बना था वो 2012 से कब तक बना था? 2017 तक बने था। 13वीं पंचवर्षीय योजना हमारी यहाँ पर अप्रैल में शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई है। तो आपको बहुत अच्छी बात है कि अब आपको 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट है? हाँ, बच गए आप लोग। तो आप जानते हो हमारे यहाँ पर 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी, 13वीं पंचवर्षीय योजना ध्यान रखना नहीं बनी। अब ध्यान रखना खाका तैयार हो रहा है और माना जा रहा है बोले हम 7 साल की योजना बनाएंगे, बन जाएंगी तो एक नया जीके बन जाएगा और आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, अभी फिलहाल नहीं है। तो थोड़ा सा ये आयोग के बारे में आपने पढ़ा, नीति आयोग बन गया, इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है? अब इनके अधिकारी ये सब हैं, सब मैं आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा दूंगा एक साथ कि भैया कौन कौन अध्यक्ष, कौन उपाध्यक्ष, कौन सदस्य कैसे चेंज होते रहते हैं, ठीक है? तो क्या हुआ? आपका ध्यान रखना ये विकास की परंपरा हो गई। अब भारत देश में ध्यान रखना पंचवर्षीय योजना आने वाली थी। आपको बता दूं ये सारी ध्यान रखना पंचवर्षीय योजना डिपेंड करती है सांख्यिकी पर। जानते हो सांख्यिकी मतलब क्या बताइए? नंबर सिस्टम। आप जानते हो अगर हम योजना बनाएंगे तो योजना बनाने के लिए हमें हमारे पास होना चाहिए जनसंख्या का आंकड़ा, कितने लोग भारत देश में रहते हैं। जब तक ध्यान रखना आपको सांख्यिकी आंकड़े नहीं होंगे आपके पास नंबर वाला, आप योजना नहीं बना पाओगे।
इसलिए मालूम है इसका बहुत रोल होता है, जानते हो। और सांख्यिकी का पिता में किसे कहा जाता है? पीसी महालनोबिस, नाम सुना होगा आपने, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, राइट। तो आप जानते हो इन्हों को ही बोलते हैं, क्या बताइए, सांख्यिकी का पिता। जानते हो क्या बोलते हैं इसको? सांख्यिकी का पिता। इन्हीं के ध्यान रखना अवसर पर, इन्हीं के ध्यान रखना याद में अभी 29 जून को मनाते हैं, क्या बताइए, सांख्यिकी दिवस। पढ़ा होगा आपने, ठीक है। हाँ, सांख्यिकी का पितामह, द फादर ऑफ स्टैटिक्स। चलिए अब ध्यान रखना, हम इसके बात करते हैं क्या, ये हुआ। अब हम लोग पंचवर्षीय योजना से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। आपको पूरी पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़नी है, मैं जो बता रहा हूं उतना ही पढ़ना है, राइट। चलिए देखिए, तो आप जानते हो भारत देश में जो नियोजन होता है, ठीक है ना, वो वित्तीय वर्ष ध्यान रखना 1 अप्रैल से क्या होता है बताइए, 31 मार्च माना जाता है। जानते हो क्या होता है? बता रहा हूं, सब बताऊंगा, है ना। 1 अप्रैल से ध्यान रखना 31 मार्च माना जाता है। जानते हो ये जो वित्तीय वर्ष हम लोगों ने कहां से लिए बताइए? ये हमने लिए थे सोवियत संघ से, रूस से हम लोगों ने लिए थे। लेकिन आप जानते हो हाल ही में बहुत सारे इसमें बदलाव हुए हैं, गवर्नमेंट ने बदलाव किया हाल ही में। अब आप जानते हो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता था, तो बजट मालूम है क्या होता था, फरवरी के अंतिम दिवस में पेश होता था। जब फरवरी में अंतिम दिवस में पेश होता था तो मार्च तक ध्यान रखना उसमें क्या होता था, उसका अवकाश चलता था 26 दिन का। सब लोग ध्यान रखना उस बजट पर समीक्षा करते थे और उसके बाद आने के बाद बहस होती थी। तो आपका रखना अप्रैल निकल गया, मई में ध्यान रखना बहस होती थी सही तरीके से। और क्या बताइए, वो अगर हम देखेंगे तो नहीं, अप्रैल में, मार्च में ध्यान रखना खत्म हो जाता सिस्टम 26 दिन का। उसके बाद मार्च के लास्ट में होता था, बहस स्टार्ट हुआ तो मार्च चलता था, अप्रैल तक चलता था। अब आप जानते हो अप्रैल में फिर प्रस्ताव आते थे, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, ठीक है ना। फिर आप जानते हो बहुत सारे प्रस्ताव रहते हैं कटौती वाले, कितना पैसा तुमने क्यों खर्च कर रहे हो, कटौती करो उसमें, राइट। तो ये कटौती प्रस्ताव पेश होते 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 विपक्ष के द्वारा पेश करते करते पूरा अप्रैल भी जाता है। और ध्यान रखना आपको 14 से 15 और 16 मई तक ध्यान रखना आपको पैसे मिलते हैं, जबकि आपका नया वर्ष कब हो रहा है, 1 अप्रैल से। तो ध्यान रखना अप्रैल कैसे खर्चा चलेगा तुम्हारा पूरा, मई 16 मई तक क्या चलेगा बताइए। तो 1.5 महीने के लिए ध्यान रखना सरकार को अग्रिम अनुदान दिया जाता था, अग्रिम, एडवांस। वो एडवांस का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होता था, क्यों? क्योंकि पक्का नहीं है कि कितना अनुदान मिल रहा है। बजट पास होगा तब आप बोलोगे भैया इसका अनुदान हमें इतना मिला है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम जाती थी। तो बोले भैया काम करो, नया प्लानिंग है तो पैसे की व्यवस्था पहले से कर लो। 1 अप्रैल से नया वर्ष शुरू हो रहा है तो 1 अप्रैल तक तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए और शुरू करो पूरी प्लानिंग। तो क्या हो गया, चेंज कर दिया गया। अब आप जानते हो इसको हमारे ध्यान रखना कैसे किया गया। अब वर्तमान में हम लोगों ने 1 फरवरी को पेश करने लगे, क्या बताओ, बजट क्या करने लगे हम लोग, 1 फरवरी को ध्यान रखना हम लोग क्या करने लगे बताइए, बजट पेश करने लगे, ताकि क्या बताओ अप्रैल तक हमारा सैंक्शन होकर पैसा निकल जाए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना अगर वित्तीय वर्ष अभी पूछेगा तो आप 1 अप्रैल से 31 मार्च ही करना, केवल बजट का सेशन चेंज हुआ है। क्या हुआ, केवल बजट का सेशन चेंज हुआ है। जो फरवरी के अंतिम दिवस में होता था अब वो फरवरी के क्या होता है, पहले दिवस में होता है, ठीक है। चलिए, और यहीं पर ध्यान रखना एक नोट डाउन कर सकते हैं, बैंकों का वित्तीय वर्ष अगर पूछेगा तो 1 जुलाई से 30 जून होता है। क्या होता है, 1 जुलाई से 30 जून होता है, ये होता है बैंकों का वित्तीय वर्ष। और सरकार का वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। हाँ हाँ, ये अमेरिका से लिया गया इसलिए है ना ये, और ये सोवियत संघ से हुआ है। चलो, तुम्हारे यहाँ पर ध्यान रखना पहली पंचवर्षीय योजना बनी 1951 से 1956, समय अंडरस्टूड मैटर रहेगा। 1 अप्रैल 1951 से क्या 31 मार्च 1956 तक है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रही, बताइए क्या, पहली पंचवर्षीय योजना। इसका जो मॉडल बनाया गया इसको ध्यान रखना रोमर डोमर मॉडल कहते हैं, रोमर डोमर मॉडल कहते हैं। ये किस पर बेस्ड था बताइए, कृषि पर। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने किस पर ध्यान दिया बताइए, पूरे की पूरा खेती पर ध्यान दिया, ठीक है ना। अब उसके बारे में बिल्कुल अंतर नहीं पड़ना, राइट। फिर ध्यान रखना दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से हम लोगों ने क्या बताओ 61 तक करे। इसमें ध्यान रखना कौन सा मॉडल अपनाया गया, पीसी महालनोबिस का मॉडल अपनाया गया। कौन सा, पीसी महालनोबिस का मॉडल हम लोगों ने अपनाए, राइट। और इस मॉडल में ध्यान रखना किस पर ध्यान दिया गया बताइए, उद्योगों पर।
इस दौरान हम लोगों ने 1956 में ध्यान रखना 56 से लेकर 58 तक 3 प्यारे प्यारे उद्योग खोले यहाँ पर, राइट। बड़े बड़े स्टील प्लांट जिनमें आप जानते हो, लिख लो वहां पर। पहले का नाम भिलाई स्टील प्लांट, ये कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। किसके सपोर्ट से? रूस, सोवियत संघ के सपोर्ट से। दूसरा आएगा राउरकेला कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में। किसके सपोर्ट से? जर्मनी की सपोर्ट से। तीसरा आएगा ध्यान रखना दुर्गापुर, ये कहाँ मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। किसके सपोर्ट से? ब्रिटेन के सपोर्ट से। ये 3 बड़े बड़े स्टील प्लांट स्थापित हुए हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान। एग्जाम में सीधा जाएगा कि ये 3 स्टील प्लांट किस समय स्थापित हुए थे? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान, राइट। तो पूरी क्या हुआ? अर्थव्यवस्था का किया गया क्या? औद्योगिकीकरण। जो थर्ड मॉडल अपनाया गया, दोनों का ज्वाइंट मॉडल अपनाया गया था। 1961 से 1900 ध्यान रखना 66 तक चलेगी क्या? तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस दौरान ध्यान रखना एक स्टील प्लांट स्थापित हुआ, वो था बताइए बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो हुआ था कब बताइए? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बोकारो कहाँ मिलेगा? झारखंड में। ये मिला था ध्यान रखना सोवियत संघ या रूस के सहयोग से, ठीक है। अब आप जानते हो इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 जबरदस्त युद्ध हुए, ध्यान रखना। 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का ध्यान रखना आपका भारत पाकिस्तान युद्ध। इन युद्धों में ध्यान रखना भारत का बहुत सारा बजट वेपन्स को खरीदने में और युद्ध हथियारों के ध्यान रखना खर्च में लग गया बहुत ज्यादा। तो भारत देश के पास अब इतना पैसा नहीं बचा कि आगे जाकर ध्यान रखना क्या कर पाए, हम लोग नई प्लानिंग कर पाए। इसलिए हम लोगों ने 1966 से पंचवर्षीय योजना बनाना बंद कर दिया और हम लोगों ने 1966 से 67 तक, 67 से ध्यान रखना 68 तक, 68 से ध्यान रखना 69 तक, ये एक साल की ध्यान रखना हम लोगों ने वार्षिक योजना चलाई। क्या चलाई? एक साल की ध्यान रखना हम लोगों ने वार्षिक योजना चलाई। इसे ध्यान रखना पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। मतलब पेपर में आता है किस पंचवर्षीय योजना के बाद, किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हुआ था। कितने साल का हुआ था? 3 साल का। इस प्रकार 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। इन्हीं तीनों वार्षिक योजना के दौरान ध्यान रखना 1966-67 में जबरदस्त एक क्रांति हुई, उसका नाम था हरित क्रांति। 1967 और 68 के दौरान एक जबरदस्त नई क्रांति हुई, ध्यान रखना वो ही आपकी श्वेत क्रांति का आगाज। और 1970 में हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, बताइए ऑपरेशन फ्लड। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। इस प्रकार वार्षिक योजना के दौरान भारत देश में ध्यान रखना 2 नई क्रांतियों का आगाज हुआ, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति के ध्यान रखना जन्मदाता किसे बोलते हैं? हमारे भारत में MS स्वामीनाथन, और दुनिया में कौन आएगा? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और बोलेगा श्वेत क्रांति का जन्मदाता कौन बताइए? तो वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, राइट। इन्हीं का ध्यान रखना अमूल संस्थान था, जानते हो, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, गुजरात के खेड़ा में, राइट। हाँ, चलिए, तो ये सब बनेगा। तो सब कब हुआ है? योजना अवकाश के दौरान। अगर पेपर में आएगा हरित क्रांति कब चली? तीसरी पंचवर्षीय योजना की चौथी, तो मत बोलना ना तीसरी ना चौथी, क्या बोलना? योजना अवकाश। श्वेत क्रांति कब आई? बोलना योजना अवकाश, राइट। चलिए, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना तक आपका यहाँ पर हो गया। अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने 3 साल की वार्षिक योजना चलाई, हमें काफी लाभ हुआ। और आप जानते हो मात्र 3 साल 4 साल के दौरान ही भारत देश की ध्यान रखना खाद्यान्न की समस्या क्या बताओ बहुत कुछ सॉल्व हो गई थी मात्र, ठीक है ना। चौथी ध्यान रखना जो पंचवर्षीय योजना है हमारे यहाँ पर 1900 ध्यान रखना 69 से 1974 तक आई, ध्यान रखना ये चौथी पंचवर्षीय योजना, राइट। इसी ध्यान रखना इसी योजना के दौरान हमारे यहाँ पर एक नया कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था कि भैया आपको ध्यान रखना आप काम करो, हम उसके बदले आपको अनाज देंगे। तो ध्यान रखना काम के बदले अनाज का जो कॉन्सेप्ट आया था इंदिरा गांधी ने इस समय लाई थी। तो आप जानते इस समय कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी, जानते हो। इन्होंने क्या लाया था बताइए? काम के बदले अनाज। जब भी आप ध्यान रखना काम करते थे तो उसके बदले अनाज मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे, ठीक है। हाँ, अब आप जानते हो 1969 और 74 के दौरान, ठीक है ना, हमारे यहाँ पर ध्यान रखना कृषि पर भी ध्यान दिया गया और साथ ही साथ क्या बताइए खेती आपका उद्योगों पर भी ध्यान दिया गया। उद्योगों पर ध्यान देने के लिए मालूम है तीनों के बीच में प्रॉब्लम जाती थी, भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर एंड बोकारो। ये स्टील प्लांट थे, इनको आपको पता स्टील भी चाहिए होती थी, कोयला भी चाहिए होता था और आपके पानी भी चाहिए होता था। तो इनके बीच में ध्यान रखना कोयले को लेकर विवाद होता था, लोहे को लेकर विवाद होता था, कौन कोयला कहाँ से लाएगा और लोहा कौन लाएगा, राइट।
इसलिए मालूम है इन चारों को मैनेज करने के लिए, चारों को मेंटेन करने के लिए 1974 में, ध्यान रखना क्या हुआ, 1974 में हमारे यहाँ क्या हुआ, एक क्या बनी, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, जानते हो। आज ये ध्यान रखना महारत्न कंपनी है सेल। और ये जो ध्यान रखना सेल है, इस दौरान अगर आप देखोगे तो चारों जो स्टील प्लांट हैं, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला, दुर्गापुर एंड बोकारो, ये चारों की चारों स्टील प्लांट इस ध्यान रखना सेल के अंतर्गत आते हैं। सेल एक महारत्न कंपनी है भारत देश की, राइट, हाँ, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसी दौरान ध्यान रखना अभी तक हमारे यहाँ पर पहले 1956 में हमारे यहाँ पर आया था, ध्यान रखना मालूम है, लाइफ के इंश्योरेंस। ध्यान रखना मरोगे तब आपको इंश्योरेंस मिलेगा, जीवन, है ना। जितने भी ध्यान रखना जीवन बीमा होते हैं वो सब ध्यान रखना अधिकांशतः मरने के बाद ही मिलते हैं। तो ऐसा काय का पैसा जो मरने के बाद मिले, है ना, जिंदा मिले ज्यादा अच्छा है। तब आप जानते हो यहाँ पर मरने के बाद ही बीमा होता था, मतलब मरने के बाद वाला पैसा मिलता था। तो यहाँ पर 1972 में एक नया कॉन्सेप्ट आया था GIC का, ठीक है ना, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आया। तो LIC 1956 में आया था, GIC 1972 में आया था, है ना, ठीक है। LIC 1956 और GIC 1972, ठीक है ना। चलिए, साथ ही साथ ध्यान रखना हम लोगों ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान खेती पर भी ध्यान दिया और बहुत सारे ध्यान रखना भूमिहीन किसानों को भूमि दिलाकर और साथ ही उनकी खेती करवाना स्टार्ट करवाया। चलिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था 1974 से ध्यान रखना 1979 होना चाहिए था। अब यहाँ से क्वेश्चन फिर ब्लिंक करेगा, यहाँ से पेपर में आएगा। 1974 से 1979 आप जानते हो। इसी दौरान 1975 में लगा था क्या, आपातकाल। हमारे यहाँ पर लगा, बताइए इसी दौरान क्या, राष्ट्रीय आपातकाल। अब आपातकाल जब लग गया ध्यान रखना तो भारत देश में काफी बहुत खराब माहौल क्रिएट हो चुका था, ठीक है ना, हिंसात्मक घटनाएं बहुत हो रही थी यहाँ पर। तो आप जानते हो इसी आपातकाल में कांग्रेस की ध्यान रखना क्या बताइए, प्रेस्टेज बहुत डाउन हो रही थी। तो आप जानते हो इस समय यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए असंतुलन सा माहौल छाया हुआ था, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने अपने आप को ध्यान रखना एक अच्छा साबित करने के लिए इसी दौरान करवाया था उन्होंने 42वें संविधान संशोधन। और उन्होंने ध्यान रखना अब हिंदू लोगों के, देखो हिंदू लोगों के लिए ध्यान रखना पहले से कौन है बताइए, तो अब एक नई संस्था बनने वाली थी, ध्यान रखना वो थी कौन, जनसंघ। ये जनसंघ ध्यान रखना हिंदुओं का मुद्दा लेकर आ रही थी ऊपर। तो आप जानते हैं हिंदुओं का मुद्दा लेकर आ रही थी कौन, जनसंघ। तो हिंदू लोग इनके फेवर में ज्यादा थे। पहले हिंदू फेवर किस में थे बताइए, तो कांग्रेस के में। तो इसको क्या करना था बताइए, मुसलमानों को लुभावना था। तो आप जानते हो भारत देश के संविधान में किसी भी प्रकार का ध्यान रखना पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की भावना नहीं लिखी थी, लेकिन लोगों ने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या करवाया था, इस 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या कराया था, इन्होंने ये शब्द जुड़वाए थे, कैसा, एक अखंडता और एक समाजवाद। जानते समाजवादी मतलब हम ध्यान रखना हर वर्गों के लिए हैं, हम हर वर्ग का ध्यान रखना क्या करेंगे, उत्थान करेंगे। और साथ ही साथ पंथ निरपेक्ष हमारा कोई धर्म नहीं है, ना हम हिंदू के साथ हैं, हम मुसलमान के साथ भी नहीं है, हम सबके साथ हैं। एक कॉन्सेप्ट ये लोग दिखाना चाहते थे, राइट। तो आप जानते हो इसमें इतना अमेंडमेंट हुआ, इतना अमेंडमेंट हुआ, इसे लघु संविधान भी कह लेते हैं। खैर ये पॉलिटी पढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ क्या होने वाला था, यहाँ पर ध्यान रखना कार्यकाल जो होना था वो खत्म होने वाला था, क्या बताइए 1976 में ही कार्यकाल समाप्त हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हो क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट किया गया और कहा गया क्या कि इमरजेंसी के समय में ये लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक समय में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। तब ध्यान रखना मालूम है यहाँ पर इंदिरा गांधी ने इसका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दी। तो 1977 में ध्यान रखना चुनाव हुए और जनसंघ की यहाँ पर बताइए पार्टी बनी, जिसमें आपने सुना होगा मोरारजी भाई देसाई, उसके क्या बने बताइए, प्रधानमंत्री बने। ये मोरारजी भाई देसाई वही थे जो ध्यान रखना कांग्रेस में शामिल थे, बाद में जाकर उन्होंने बगावत की और नई पार्टी बना दी, राइट। चलिए, तो आप जानते हो इस दौरान 1977 में क्या हुआ, एक नई पार्टी का आगाज हुआ। इन लोगों ने क्या किया, 1978 में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी इसको 1978 में क्या कर दिया, रोक दिया। मतलब पेपर में आता है कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही समाप्त कर दी गई थी, तो कौन सी है, 5वीं। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना इस परियोजना में क्या हुआ, इस अगर हम पूरे इस कार्यकाल के दौरान देखें इस समय क्या प्रॉब्लम हुआ था कि यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, ठीक है ना।
और गवर्नमेंट ध्यान रखना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चेंज हुई थी। तो इन्होंने कहा भैया तुम्हारे कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, नहीं तो हम करेंगे काम, तुम्हारी वाहवाही होगी, तो तुम्हारे कार्यक्रम को हम रद्द करेंगे, नए कार्यक्रम बनाएंगे। तो आप जानते हो 1978 में क्या हुआ, 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, जबकि होना था 79 में। फिर इन लोगों ने क्या हुआ, जनसंघ ने क्या लाया बताइए, रोलिंग प्लान लाया। भारत देश में ध्यान रखना पहली बार ये प्लान का कॉन्सेप्ट आया था। जानते हो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट होता है क्या बताइए, एक होती है लघु अवधि, एक होती है दीर्घ अवधि, एक होती है क्या बताओ रोलिंग प्लान। लघु अवधि का टाइम होता है 1 साल ध्यान रखना, और ठीक है, और आप जानते हैं मध्यम अवधि का होता है 5 साल, 7 साल, 10 साल। जैसे हमारे यहाँ पर होती है ध्यान रखना पंचवर्षीय योजना, चीन में आप देखोगे ध्यान रखना वहां होती है सप्तवर्षीय योजना, पाकिस्तान में देखोगे सप्तवर्षीय योजना, श्रीलंका में देखोगे 10 वर्षीय योजना। तो कहने का सीधा मतलब है अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। एक होती है दीर्घ अवधि योजना, जनसंख्या नीति ध्यान रखना, आप जानते हैं 25-25 साल तक की होती है। तो ऐसी योजनाएं होती हैं क्या, दीर्घ अवधि योजना है। और एक ऐसी योजना होती है जिसका टाइम पीरियड होता नहीं, बन गई तो जरूर बनने दो, जब तक चल रही चलने दो, मन लगे खत्म कर देंगे, ऐसा प्लान था रोलिंग प्लान। तो मतलब इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं था। आज शुरू हुआ है, 1978 में शुरू हुआ है, बाद में कब तक चलेगा इसका कोई फ्यूचर नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। ऐसे प्लान को बोलते हैं रोलिंग प्लान। भारत देश में रोलिंग प्लान का पहली बार कॉन्सेप्ट आया था। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन बनता पेपर में, बोलता है कब आया था, 1978 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था, तो जनसंघ अर्थात जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था। यही बात में बनती है भारतीय जनता पार्टी, क्या भाजपा, बीजेपी, राइट। हाँ। चलिए, तो आप जानते हो ये वाला भी आप दिमाग लगा लेना। 6वीं पंचवर्षीय योजना ध्यान रखना। अब देखो रोलिंग प्लान चला 1978 से, इसे कोई भी पंचवर्षीय योजना में मत डालना। ये क्या आया बताइए, आपका रोलिंग प्लान आया। तो 1978 से 1980 तक चला। फिर से ध्यान रखना इनकी सरकार गिर गई, जैसे आए थे उधक फुदक के चले गए उधक फुदक के। अब ध्यान रखना क्या हुआ, 1980 में फिर से इंदिरा गांधी जीत गई और उन्होंने ध्यान रखना लाया फिर 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहां से होती क्या बताइए आपकी ये 6वीं पंचवर्षीय योजना। एक और बात, इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ध्यान रखना मालूम है इंदिरा गांधी ने क्या दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ध्यान रखना यह पेपर में आता है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, राइट। अब देखो 6वीं पंचवर्षीय योजना, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 1980 से ध्यान रखना क्या आएगा, 85 तक चलेगा। इस दौरान आप जानते हो इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को। इनको सिख लोगों ने गोली मार दी थी, ठीक है। हाँ, इसके बाद राजीव गांधी बने। अब एक कोई काम का नहीं है, अब इनके कालवा सब करना 80 से 85। अब कुछ याद नहीं करना, 85 कितना आएगा बताइए, 90, ठीक है ना। ये 6वीं क्या हुई, 7वीं, 8वीं ध्यान रखना 90 से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन हमारा भारत देश आर्थिक संसाधनों से विहीन हो चुका था बहुत ज्यादा, ठीक है ना। मंदी के दौर चल रहे थे पूरे ऑल वर्ल्ड में, ठीक है ना। इंडिया को लोन नहीं दे रहा था कोई भी। यहाँ पर हमें नई ध्यान रखना क्या करना था, एक नीति लाना था। हम लोगों ने लाए LPG का कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना उदारीकरण, वैश्वीकरण और क्या निजीकरण। क्या लाया हम लोगों ने, उदारीकरण, क्या आया बताइए, वैश्वीकरण, और क्या हुआ बताइए आपका, निजीकरण। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का ध्यान रखना कॉन्सेप्ट हमारे पास आया। इसी को बोलते ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म में LPG कॉन्सेप्ट। ये ध्यान रखना लाया किसने बताइए, PV नरसिम्हा राव की सरकार ने लाया। किसने लाया, PV नरसिम्हा राव की सरकार ने लाया है। इसलिए एग्जाम में आता है कि नई आर्थिक नीति के जनक किसे कहते हैं, सुनना, क्वेश्चन आएगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। ये ध्यान रखना 3 कॉन्सेप्ट आए। उदारीकरण का मतलब है कि जो लाइसेंस राज चलता था भारत देश में, जो भी आपको उद्योग खोलना है उसके लिए पहले लाइसेंस चाहिए होता था, लाइसेंस मिलने के बाद आप उद्योग स्थापित कर सकते थे। इस लाइसेंस राज को ध्यान रखना समाप्त कर दिया गया। मां ध्यान रखना 8 उद्योगों तक सीमित किया गया, बाकी उद्योगों में क्या बताइए लाइसेंस फ्री कर दिया गया। तो उदारीकरण दिखाया हमने लोगों ने, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करके उदारीकरण दिखाए, राइट। फिर हम लोगों ने वैश्वीकरण, अभी तक ध्यान रखना भारत देश में कोई विदेशी व्यक्ति आके व्यापार नहीं करता था। हमारी इकोनॉमिक हम लोगों ने विदेश में क्लोज कर दिए थे। हम लोगों ने खोले, आओ व्यापार करो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जानते क्या बताइए, ये था वैश्वीकरण। मतलब हमारे देश को दूसरे देशों के लिए खोल दिया गया, आप आओ व्यापार करो, तुम आओ तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना क्या था, वैश्वीकरण था। और निजीकरण में क्या था बताइए, प्राइवेट कंपनियां जो थी ध्यान रखना उनको क्या बताइए लोग बेचने लगे, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या हुआ, जो निजी निवेशक होते थे उनको कंपनी खोलने के लिए क्या बताओ अधिकार मिलने लगे। इस प्रकार क्या हुआ, अर्थव्यवस्था का निजीकरण भी हुआ। तो निजीकरण
उदारीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों को शामिल करके जो पॉलिसी आई थी वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने लाया था। इसलिए ध्यान रखना, नई आर्थिक नीति के जनक किसे बोलेंगे हम? पीवी नरसिम्हा राव को बोलेंगे। लेकिन स्पेशली ध्यान रखना, ये लाइसेंस राज को समाप्त करने के लिए जो सबसे बेस्ट ध्यान रखना इन्होंने क्राफ्टिंग की थी वो की थी मनमोहन सिंह ने। तो अगर पेपर में अकेला आया कि उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, उदारीकरण ओनली, उदारीकरण का अग्रदूत आएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जानते हो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, है ना, उर्फ मौनी बाबा, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना मनमोहन सिंह जी, ठीक है ना। तो आप जानते हो अगर पूछेगा ओनली उदारीकरण तो क्या आएगा? मनमोहन सिंह। और बोलेगा नई आर्थिक नीति के जनक या अग्रदूत तो पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि उनकी वो सरकार थी। उनमें वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इस प्रकार 90 और 92 के दौर में चली फिर से क्या वार्षिक योजना, 91 से 92, मतलब 90 से 91, और क्या बताओ 91 से 92, ये 2 साल चले। फिर से क्या बताओ? वार्षिक योजना। और वार्षिक योजना मतलब फिर से योजना अवकाश। तो टोटल कितना अवकाश हुआ है? 5 बार, 5 बार वार्षिक योजना चली हैं। और इसके बाद जो रफ्तार पकड़ा है तो आपका क्या 92 से 97, 97 से ध्यान रखना 2002, 2002 से 2007, ठीक है, 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017 जो चली थी कौन सी बताइए? 12वीं। 12वीं के बाद 13वीं नहीं आई, हम बच गए पढ़ने को, खत्म, ठीक है। इसमें कुछ नहीं आता, इतनी बस काम का है, राइट। इतना पंचवर्षीय योजना को आप तैयार कर लेना, आपका भारत देश में नियोजन कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ लो भारत देश का बैंक सिस्टम, फिर पढ़ते हैं भारत देश का टैक्स सिस्टम। इतने में तो तुम्हारा गुजारा ही हो जाएगा। गुजारा होगा कि कबाड़ा हो जाएगा? लोड तो नहीं हो रहा है? चलो लिखो, भारत का बैंक सिस्टम, बैंक प्रणाली, ठीक है। ठीक है, अब देखिए भारत का बैंक सिस्टम में करें, भारत की बैंक प्रणाली बात करें तो क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए भारत देश में बैंकों की शुरुआत कैसे हुई, हम भारत की बात करेंगे। तो आप जानते हो जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए तो उनको लगता था यार ये एक्स्ट्रा हमारे पास पैसे हैं, इनको ले लेके कौन घूमेगा, और भारत में बड़े बदमाश लोग रहते हैं, ले लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो उनको लगा भैया कौन, इसके लिए एक संस्था बनाओ ताकि वो जमा करे, सारी जिम्मेदारी उसी की हो, है ना। जानते हो आपने देखा है कि अगर तुम्हारे घर में पैसे हैं, है ना, तो बड़ी जिम्मेदारी होती है तुम्हारी खुद की, और तुम इतनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर नहीं सकते ना। क्यों? तो ध्यान रखना, खाना बनाओगे, खाओ पियो पियोगे, काम करोगे, कि फिर ध्यान रखना पैसे का ताकते रहोगे आप। इसलिए ध्यान रखना, मालूम है क्या हुआ, हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया। बोले हम लोग क्या करते हैं, एक बैंक खोलते हैं, ताकि बैंक का काम क्या होगा, हमारे पैसे को ध्यान रखना वो रखे, और समय पड़े ध्यान रखना तो हमें दे दे, राइट। तो आप जानते हो वहां पर पहले बैंक में लोन सिस्टम नहीं होता था बेटा ना, बैंक उधार नहीं देती थी, केवल बैंक का काम होता था क्या बताओ, रखना, और रखने की एवज में मालूम है पहले पैसे लेती थी, आपको पता है? हाँ, समझ रहे हो? हाँ, रखने की एवज मिलती थी, अब तो अलग सिस्टम हो गया है। तो पहले अलग था, ध्यान रखना, अब ब्याज देती तुम्हें, तो पहले लेती थी, ठीक है ना। अब देखो भारत का बैंक सिस्टम की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने भारत देश में सबसे पहले ध्यान रखना स्टार्ट करवाया था 1770 से, जानते हो। भारत देश में ध्यान रखना अंग्रेजों ने पहली बैंक खोली, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये ध्यान रखना भारत की पहली बैंक है, भारत में स्थापित पहली बैंक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, इस बैंक का ऑनर भी कौन था बताइए, तो अंग्रेज। इसके ध्यान रखना कस्टमर भी कौन थे बताओ, अंग्रेज। इसमें इंडिया का कोई रोल ही नहीं था। भारतीयों को नया घुसने दिया जाता था, ना पैसे जमा करने दिया जाता था, नौकरी मिलती थी। मतलब ये भारत में जरूर थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा स्थापित अंग्रेजों के लिए बैंक थी, इसमें भारतीयों का कोई रोल नहीं था, राइट। अगर पेपर में आएगा अंग्रेजों के द्वारा स्थापित भारत में पहली बैंक, जो केवल ध्यान रखना अंग्रेजों के लिए ही थी, या कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा भारत की पहली बैंक, बस क्या आएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर आप जानते हो विचार किया गया इनको कि यार भारतीयों के पास भी पैसे हैं, चलो भारतीयों के पैसे भी रखा जाए, काम आएगा। तो आप जानते हैं क्या हुआ, बाद में जाकर 1800 ध्यान रखना 81 में हमारे यहाँ क्या हुआ, अवध कमर्शियल बैंक लाई गई। कौन सी बैंक? अवध कमर्शियल बैंक। अब हुई मालूम है क्या,
इसका काम इतना नहीं था कि ये पैसे रखे बस, अब ध्यान रखना ये लोन देने लगी थी ताकि क्या बताओ भारत से लोगों को जमा करवाओ पैसे, उनकी सुरक्षा करो पैसे की, और ध्यान रखने को लोन दो। तो आप जानते हो इसमें केवल क्या होता था, इसमें इसका ऑनर कौन था बताइए, अंग्रेज, और कस्टमर कौन होते थे, अंग्रेज और इंडियन दोनों होते थे। मतलब भारतीयों का पैसा यहाँ पर जमा होने लगा था, लेकिन इसका कौन था ऑनर बताइए, पूरा की पूरा अंग्रेज थे। तो अगर आएगा क्या, भारत में स्थापित भारतीयों के लिए पहली बैंक, सुनना, भारत में स्थापित भारतीयों के लिए पहली बैंक, तो क्या बोलना, अवध कमर्शियल बैंक। और भारत की पहली बैंक बोलोगे स्थापित, तो क्या बोलना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे एग्जाम में, ठीक है ना। अब बोला गया यार, बोले कागली अपने पैसे अब अंग्रेजों को देंगे, बोले लेख भग गए, तो बोले तब ध्यान रखना क्या हुआ, 1894 में लाला लाजपत राय के प्रयासों से, लाला लाजपत राय के प्रयासों से यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक खोली गई। कौन सी बैंक, हाँ, पंजाब नेशनल बैंक का ध्यान रखना यहाँ पर आगाज हुआ। तो आप जानते हो पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों के द्वारा स्थापित, भारतीयों के लिए ये पहली बैंक है, समझ लो। एक स्वयं ध्यान रखना स्वदेश उत्पाद था एक प्रकार का, ठीक है ना। अगर पूछेगा भारतीयों के द्वारा स्थापित भारतीयों की पहली बैंक, तो क्या आएगा, पंजाब नेशनल बैंक। तीनों याद रहेगा, अलग अलग इनका फंडा। अब आप जानते हो इतनी सारी बैंक स्थापित होने लगी। 1860 के दौर में ध्यान रखना तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग बैंक हो गई। बॉम्बे में बॉम्बे अलग हो गई, ध्यान रखना मद्रास में मद्रास बैंक हो गई, ठीक है ना, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। और आप जानते हो क्या बताइए, बंगाल में बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो आप जानते हो तीनों प्रेसिडेंसी थी, अंग्रेज के गवर्नर यहीं बैठते थे, उनके ध्यान रखना व्यवस्था के लिए क्या होता था, यहाँ पर अलग अलग क्या होता था, यहाँ बैंक खोल दी गई थी पहले से। तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ ध्यान रखना क्या आएगा आपका, बंगाल। तो इन तीनों बैंक, बंगाल की बैंक ऑफ बंगाल या कोलकाता भी कह सकते हैं उसको, और बॉम्बे की आएगा बैंक ऑफ बॉम्बे, और ध्यान रखना आपका मद्रास की क्या आएगा, जिसका नाम चेन्नई है, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसियों बैंक को मिलाकर क्या हुआ, हम लोगों ने 1900 का 21 की 25 21 1900 ध्यान रखना 21 में क्या हुआ, हम लोगों ने नई बैंक लाई, उसका नाम है इंपीरियल बैंक। कौन सी बैंक, इंपीरियल। ये तीनों मिली थी, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ ध्यान रखना क्या, बंगाल, जहां कोलकाता में थी। इन तीनों बैंकों को ध्यान रखना, जो कि प्रेसिडेंसी बैंक थी, तीनों बैंकों को विलय करके क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक। और आप जानते हो यही इंपीरियल बैंक 1955 में जाकर बनी क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। जानते हो यही बैंक क्या बनी 1955 में, इसका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण और इसका नाम दिया गया क्या, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसकी ध्यान रखना सहयोगी संस्था थी 8, समय समय पर विलय हुआ 6, फिर हुए क्या बताओ 5, आज वर्तमान में सबका विलय करके एक ही बनाई जा रही हैं। तो ये सब नाम आप याद करना चाहो, नहीं आवश्यकता नहीं है, नहीं आएगी पेपर में, ठीक है। तो हाल ही में ध्यान रखना शुरू में कितनी थी, बैंक ऑफ SBI में कितनी सहयोगी थी, 8, फिर बाद में क्या हुआ 6 बनी। क्यों, जो ध्यान रखना आपका अजमेर और जयपुर था, दोनों को मिला के बना दिया गया था, दो पास पास थी, तो ठीक है ना। तो आप जानते हो यहाँ पर 6 बनी, फिर बाद में 6वें नंबर की क्या हुआ, ये बैंक ऑफ इंदौर वाले को क्या किया, विलय कर दिया गया। कितनी बची, 5। अब इन 5 बैंकों में ध्यान रखना मालूम है फिर से विलय किया गया और अब एक बन गई SBI, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना हिस्ट्री है, चाहो तुम पढ़ लेना, आवश्यकता भी नहीं है, सीधा पूछे। तो क्या हुआ बताइए 1921 में ये हुआ, 1955 में SBI बन गया। अब आप जानते हो सबसे बड़ी बैंक हम पढ़ रहे हैं 1935 वाली बैंक। अब उसको पढ़ते थे, जो बैंकों का बैंक है, बापों का बाप महाबाप, पापों का पाप महापाप, है ना, हाँ है ना, बहुत सही। देखिए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, हाँ। आप जानते हो हमारे यहाँ पर लगभग 1900 के पहले ही, है ना, 1800 में देखना कितनी सारी बैंक हो गई। अब इतनी सारी बैंक थी, अब लोग ध्यान रखना मालूम इस बैंक में सब लोग जमा करते थे पैसे, इनको ध्यान रखना रेगुलेट करने वाली कोई भी बैंक नहीं थी। ध्यान रखना अगर किसी देश में इतनी सारी मौद्रिक नीति अपनाई जा रही है, अलग अलग बैंक अलग सिस्टम चला रहा, बताइए ऐसा ना हो देश को क्या बताओ इससे नुकसान होगा बाद में जाकर,
राइट। तो इनको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। इसलिए मालूम है इनको रेगुलेट करने के लिए एक केंद्र में ऐसी बैंक होनी चाहिए जो सभी की बैंकों को ध्यान रखना, क्रिया प्रणाली को, कार्य प्रणाली को क्या कर पाए, वो रेगुलेट कर पाए। इसके लिए ध्यान रखना हमारे यहाँ पर 1934 में एक कमेटी की सिफारिश हुई, उसका नाम था यंग हिल्टन कमेटी। इस कमेटी का नाम आप याद कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। यंग हिल्टन कमेटी बनी, ध्यान रखना, उसने सिफारिश किया। 1934 में ही ध्यान रखना हमारे यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पास हुआ। क्या हुआ? 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पास हुआ। और इस रिजर्व बैंक अधिनियम स्थापित होने के बाद हमारे यहाँ पर क्या हुआ, 1935 में एक नई बैंक आई, उसका नाम था फेडरल बैंक। क्या था? फेडरल बैंक। क्योंकि भारत देश उस समय देश नहीं था, वो राज्यों का बताइए संघ बनने वाला था, राइट। तो आप जानते हो फेडरल बैंक क्या हुई, बताइए, स्थापित हुई। बाद में जाकर क्या हुआ, ये पूरी की पूरी जो फेडरल बैंक थी, इसमें निजी व्यक्तियों के शेयर भी हुआ करते थे, जानते हो। प्राइवेट सेक्टर के ध्यान रखना जो उद्योगपति होते थे, वो भी ध्यान रखना आरबीआई में पैसे देते थे। आरबीआई की कैपिटल में उनका भी योगदान था। किनका? निजी व्यक्तियों का। अगर आप जानते हो, अगर निजी व्यक्तियों का इसमें शेयर रहेगा, अब हमारा देश क्या बताओ, भारत देश आज़ाद हो गया है, अब सारी जिम्मेदारी सरकार की हो चुकी है, ध्यान रखना। तो इसके लिए यहाँ से प्राइवेट वाले लोगों को सफाया करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे, सरकार की पॉलिसी में इंटरफेयर करेंगे। इसलिए ध्यान रखना, इस संस्था को कंप्लीट गवर्नमेंट बनाने के लिए इसका कर दिया गया, क्या बताइए, राष्ट्रीयकरण। तो आप जानते हो 1949 में क्या हुआ बताओ, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और फाइनल इसका नाम क्या पड़ा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। और इसने फिर ध्यान रखना अपना बिल्कुल बॉसगिरी दिखाने के लिए, कंट्रोल सिस्टम क्रिएट करने के लिए 1949 में बनाया, क्या बताओ, बैंकिंग अधिनियम। आपको बता दो जितनी भी बैंक रजिस्टर्ड होती हैं, जितनी भी बैंक आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होती हैं, सारी की सारी बैंक इसी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड और विनियमित होती हैं। 1949, अगर पेपर में आएगा 1935 नहीं होती बेटा, ये तो बैंक बनी बसती। 1949 का बैंक अधिनियम के द्वारा ही सब कुछ रेगुलेशन होता है अभी वर्तमान, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये हुआ शुरुआती का एक स्टेप। अब आप जानते हो हमारे यहाँ पर बैंक आरबीआई क्या काम करती है, इसके बारे में देख लीजिए। आरबीआई ध्यान रखना मौद्रिक नीति बनाती है। क्या करती है? आरबीआई ध्यान रखना मौद्रिक नीति बनाती है। मौद्रिक नीति मतलब पूरे मुद्रा के प्रचलन को मार्केट में कैसा करना है, इसके लिए बनाती, क्या बताओ, ये पूरी मौद्रिक नीति, ठीक है ना। अब देखिए हमारे यहाँ पर सबसे पहले होगा मुद्रा के छापने का काम, जानते हो। तो आप जानते हैं पहला होगा क्या, मुद्रा को छापने का काम। तो मुद्रा की ध्यान रखना क्या होगी, प्रिंटिंग, अर्थात करेंसी प्रिंटिंग होनी चाहिए। अब मुद्रा को ध्यान रखना छापने की पावर किसको दी गई बताइए, तो आरबीआई को दी गई है। भारत देश में ध्यान रखना 2 प्रकार की करेंसी चलती है, 2 प्रकार की मुद्रा चलती है। एक होती, ध्यान रखना क्या बताइए, यहाँ पर लिमिटेड पेएबल करेंसी। क्या होती है? लिमिटेड पेएबल करेंसी। और दूसरा होता है यहाँ पर अनलिमिटेड पेएबल करेंसी, ठीक है। लिमिटेड पेएबल करेंसी में वो करेंसी आती है जिसकी निश्चित राशि ही भुगतान में यूज की जाती है, इससे ज्यादा पैसे ध्यान रखना इसके द्वारा भुगतान नहीं होते हैं। जैसे इसमें यहाँ कौन आता, सिक्का। आप जानते हो सिक्का का इसका लिमिट है मात्र 1000 रुपए। मतलब अगर किसी व्यक्ति को आप सिक्कों से पेमेंट करोगे तो आप ध्यान रखना उसको 1000 रुपए तक दे सकते हो। 1000 से ज्यादा अगर दोगे तो वो नहीं लेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते उसका। ध्यान रखना 1000 तक इसको दे सकते हो आप। अगर 1000 तक नहीं लेगा तो वो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मतलब 1000 तक का अगर ध्यान रखने वो सिक्के लेंगे, 5, 10 जितना भी हो। और ऐसे सिक्के जो चले, नहीं तो 10 पंजी लेके आएगा, ले नहीं रहे, वो कोई काम का नहीं है ना। हाँ, तो एक्चुअल में ध्यान रखना 1000 रुपए तक की करेंसी ध्यान रखना इससे पे हो जाती है। ये क्या आएगा, लिमिटेड पेएबल करेंसी। इस पर ध्यान रखना पूरा की पूरा अधिकार होता है जीओबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है।
तो आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा की पूरा यहाँ पर अधिकार होता है सिक्के के लिए, इसलिए भारत देश में ध्यान रखना सिक्के बनाने का काम कौन करता है बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई ध्यान रखना सिक्का नहीं बनाती, ध्यान रखना, राइट। तो ये सिक्के बनाता है कौन बताइए, हमारी सरकार। तो सिक्के बनाने का काम ध्यान रखना 4 जगह होता है। कोलकाता में ध्यान रखना आपको मिलेगी टकसाल, जहां पर सिक्के ढलते हैं, जानते हो। एक मिलेगी ग्रेटर नोएडा में, एक मिलेगी ध्यान रखना आपको हैदराबाद में मिलेगी, और एक मिलेगी कहाँ, मुंबई में। तो मुंबई, हैदराबाद और ग्रेटर नोएडा, नोएडा वाला, और ध्यान रखना क्या आएगा आपका, कोलकाता। ये 4 जगह क्या बताओ टकसाल हैं, जहां पर क्या होते हैं बताइए, सिक्के ढलते हैं। और इन सिक्कों को मार्केट में लाने के लिए, इन सिक्कों को मार्केट में लाने के लिए हमारा जो सरकार है वो देती किसको बताइए, बैंकों को देती, आरबीआई को देती है, भैया ये लो वितरण करवा दो हमारे मोहल्ले पड़ोस में बोले हो। तब ध्यान रखना आरबीआई फिर छोटी बैंकों को देती है और फिर जाता है उसका क्या, वितरण। मतलब सिक्के ध्यान रखना ढालता कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसका वितरण कराता कौन बताइए, आरबीआई, ध्यान रखना, ठीक है। एक आता क्या बताओ, अनलिमिटेड पेबल करेंसी। आप जानते हो इसमें आप कितना भी पैसे ध्यान रखना दे सकते हो। इसमें आती क्या बताइए, नोट। आप ध्यान रखना नोट के माध्यम से जितना चाहो उतना ध्यान रखना पेमेंट का भुगतान आप कर सकते हो, क्योंकि ये अनलिमिटेड पेबल करेंसी है। लेकिन ध्यान रखना नोटबंदी के बाद इसमें ध्यान रखना इसकी सेक्शन में चेंज किया गया है। अब मैक्सिमम ध्यान रखना आप 2 लाख रुपए तक क्या कर सकते हो, कैश पे कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। जबकि पहले ऐसा था, ऐसा ध्यान रखना था आप 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जितना रुपए तुम दे सकते हो दे सकते थे। अब ध्यान रखना इसमें बदलाव हो गया है, अधिकतम आप कितना कर सकते हो बताइए, 2 लाख रुपए। तो नोट के द्वारा पेमेंट अधिकतम कितना होता है, 2 लाख रुपए कैश, राइट। अब इसमें जो पावर होती है वो किसकी होती है, छापने की पावर, ध्यान रखना आरबीआई। इसमें ध्यान रखना नोट छापती कौन बताइए, पूरी आरबीआई। आरबीआई नोट छापने के लिए ध्यान रखना अपना अंदर का एक कोष बनाए रखती है, उस कोष के अकॉर्डिंग ध्यान रखना क्या करती है, वो करेंसी छापती है। देखो वो देखिए सबसे बेसिक करेंसी होती है क्या बताओ, 1 रुपया। ध्यान रखना 1 रुपए की बेसिक करेंसी जो होती है उसे सरकार छापती है, ठीक है। अब बोलो थी है, नहीं बोलो, नहीं छापती है, बंद कर दी। तो 1 रुपए का नोट है वो सरकार छापती है, बेसिक करेंसी पर अधिकार है इसका, राइट। तो सरकार छापती है 1 रुपए के नोट, इसलिए ध्यान रखना मालूम है किसके अंडरटेकिंग में होता है, वित्त मंत्रालय के अंडरटेकिंग में होता है। इसलिए ध्यान रखना 1 रुपए का नोट पर साइन किसका होता था, पढ़े होंगे आपने पहले, वित्त सचिव का होता था, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जबकि 1 रुपए से कीमत के जितने भी नोट हैं, बाकी ध्यान रखना आपको जितने भी नोट मिलेंगे वो कौन छापेगा बताइए, तो आरबीआई। बाकी के नोट कौन छापता है, आरबीआई, राइट। आरबीआई नोट छापने के लिए अपना एक भंडारण कोष रखती है, उसमें ध्यान रखना उसका सोना का हिस्सा होता है, उसमें शेयर होते हैं, ध्यान रखना। उसी में आप देखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार होता है इनके माध्यम से, और ध्यान रखना इसमें देखेंगे हम इसमें आगे जाकर तो निवेशित पूंजी होती है। इसके बेस पर ध्यान रखना मालूम है हमारे यहाँ नोट छापते हैं, क्या होना चाहिए, सोने का भंडार होना चाहिए अंदर, ठीक है ना। आरक्षित, न्यूनतम आरक्षित मूल्य बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, न्यूनतम आरक्षित मूल्य के बेस पर हमारे यहाँ नोट छापते हैं। ऐसा नहीं है कि मन लगा चलो दीपावली के अवसर पर आज नोट छापते हैं शुरू, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना नोट छापने के लिए अगर आप जानते हो अगर 1 करोड़ रुपए की नोट छाप रहे हो उतनी कीमत का आपको यहाँ सोना रखना पड़ेगा, इतनी कीमत का या फिर आपको शेयर रखना पड़ेगा, या इतनी कीमत का आपको क्या बताइए विदेशी मुद्रा रखना पड़ेगा, तब ये छापेंगे, बिना उसके नहीं छापेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो कहलाता है न्यूनतम आरक्षित मूल्य, इतने मूल्य के ध्यान रखना, यहाँ संपत्ति एसेट होने चाहिए तब वो नोट छापता है, राइट। खैर डिटेल से हम बाद में पढ़ते हैं। यही 2 घंटे में ना आरबीआई की शुरुआत होती है, आपको बता दूं 2 घंटे में पढ़ाता हूँ ना, तो आरबीआई पढ़ के नहीं तो 2 घंटे में, मैं 2 घंटे तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पूरा इकोनॉमिक्स, समझ सकते हो हालत, ठीक है। तो आप जानते हो ये सब क्या होगा, एक क्वेश्चन। अब मालूम है नोट छापता है कौन, आरबीआई, तो इसका अपना प्रेस होगा, अपने यहाँ कागज बनाने का कुछ होगा। तो आप जानते हैं इनकी कोई यूनिट आती है, आप जानते हैं इसमें कि नोट कहाँ कहाँ छपती है। तो आप जानते हो 5 रुपए से अधिक मूल्य के जो नोट थे वो कहाँ छपते थे बताइए, देवास में। तो आप जानते हो देवास में इसका एक संस्था है, उसका नाम है क्या बताइए, बैंक नोट प्रेस। क्या नाम उसका, बैंक नोट प्रेस। कहाँ मिलेगा, देवास में, मध्य प्रदेश में। और ध्यान रखना करेंसी नोट प्रेस जहां पर सभी मूल्य के नोट छपते, ध्यान रखना वो आएगा क्या बताइए, नासिक रोड, पुणे, ठीक है ना। तो नासिक ही बोलते हैं मोन रोड पर, क्या आएगा, नासिक। तो नासिक में ध्यान रखना क्या आएगा, करेंसी नोट प्रेस, और देवास में आएगा बैंक नोट प्रेस। साथ ही साथ ध्यान रखना और कहाँ छपती बताइए, तो मैसूर में। और कहाँ छपता बताइए, सालवनी में। सालवनी कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में, राइट।
तो 4 जगह हैं, बैंक नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस। तो एक देवास, एक नासिक, एक लिखो मैसूर, एक लिख लो सालवनी। तो सालवनी कहाँ मिलेगा आपको? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। मैसूर कहाँ मिलेगा आपको? कर्नाटका, ठीक है। चलो, तो ये 4 यूनिट किसकी बताइए? आरबीआई की है, छापने की। ध्यान रखना, जो कागज बनता है वो कहाँ बनता बताओ इसका? हैदराबाद में। क्या बनता है? कागज बनता है कहाँ इसका? हैदराबाद में। तो नोटों का कागज बनता है हैदराबाद में। और जो ध्यान रखना, सिक्योरिटी पेपर होते हैं, जो स्टाम्प पेपर बॉन्ड में यूज होते हैं, स्टाम्प पेपर में यूज होता है, डाक टिकट में यूज होता है, वो कहाँ छपता बताइए? तो हमारे यहाँ पर कहाँ बनता है वो? तो होशंगाबाद में। और नोट का कागज कहाँ बनता है? हैदराबाद में। खैर अब तो सब यहाँ ही बनने लगे। चलो, ये जानकारी जन नॉर्मल हुई। हमारे यहाँ पर ध्यान रखना, जो पहले करेंसी छपती थी वो ध्यान रखना किस फॉर्म में होती थी? हमारे यहाँ पर पहले दशमलव प्रणाली नहीं अपनाई जाती थी। आप जानते हो भारत देश में नोट छापने की क्या होता था? एक पद्धति होती थी, आना पद्धति। 16 ध्यान रखना आने का 1 रुपये माना जाता था। ये मालूम है भारत देश का रुपया कहाँ से आया? तो शेर शाह सूरी के समय ध्यान रखना एक सिक्का चलाया गया था। उसके पहले भी ध्यान रखना एक सिक्का चला था, उसका नाम था रूप्य। ये चांदी का सिक्का हुआ करता था। क्या नाम था उसका? नाम रूप्य। इसको ध्यान रखना क्या हुआ? शेर शाह सूरी नाम दिया रुपया। और आप जानते बाद में जाकर क्या हो गया? रुपए। तो आप जानते हैं रुपया वही रुपया है। अब यहाँ पर आप देखोगे पहले होता था वो 16 आना के बेस पर, 16 आना बराबर 1 रुपया होता था, राइट। लेकिन मालूम है हम लोगों ने 1957 1 अप्रैल 1957 से अपनाया दशमलव प्रणाली। मतलब 1 रुपए के अब 16 पार्ट नहीं होंगे। अब 1 रुपए कितने पार्ट होते थे? 16 होते थे। 16 क्या होते थे? 16। 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 16 आना बराबर 1 रुपया। अब मालूम है 1 रुपए कितने होंगे? 100 भाग होंगे। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। ये दशमलव प्रणाली ध्यान रखना हम लोगों ने लाए थे 1957 से। उसके पहले होता था आना पद्धति चलती थी। इसलिए आपने देखा होगा 50 पैसे जो था एक्चुअल में वो मालूम है 8 आना होता था। इसलिए 50 पैसे को अठन्नी कहते थे, राइट। जो 4 आना होता था एक्चुअल में 25 पैसा था वो, राइट। उसको बोलते थे, बताइए 4 आना या चरन्नी बोलते थे। तो एक्चुअल में वो सब मिलता जुलता है। 1 रुपये मतलब क्या आएगा आपका? 100 पैसा। 50 पैसा मतलब उसका आधा कर लो, 8 16 का कितना हो गया? 8 आना। तो अठन्नी चरन्नी वही चलती थी पहले। चलिए, हमारे यहाँ पर जो चलती ध्यान रखना मुद्रा चलती है वो कौन सी वाली बताइए? सांकेतिक। हमारे यहाँ पर ध्यान रखना मुद्रा चलती कौन सी? सांकेतिक। हर देशों में चलती सांकेतिक। तो एक होती पूर्णकाय मुद्रा, एक होती सांकेतिक मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा का मतलब होता है जितना उसमें लिखा हुआ है उतनी वैल्यू की उसमें धातु लगी होनी चाहिए। मतलब अगर ध्यान रखना इसमें लिखा है 10 रुपए, तो 10 रुपए का ध्यान रखना सोना इसमें लगा दो या 10 रुपए की चांदी लगा दो। अगर रुपए को ध्यान रखना वो सिक्कों को कुचल कुचल के भी कर दो, ध्यान रखना उतनी चांदी 10 रुपए की बिक जाएगी। अगर 10 का सिक्का है, 10 का सिक्का है उसमें 10 रुपए कीमत की ध्यान रखना चांदी लगा दो। अगर सिक्का तुम्हारा ठोक ठोक के खराब भी हो गया तो वो 10 रुपए की चांदी तुम्हारी बिक जाएगी। मतलब वो थी पूर्णकाय मुद्रा। ऐसी मुद्रा जिसमें वैल्यू के बराबर उतनी कीमत का ध्यान रखना उसमें धातु लगा दिया जाता था। तो एक्चुअल में ध्यान रखना उसका रूप बिगड़ने के बाद ही वो चलती थी। लेकिन आप जानते हैं वर्तमान में सांकेतिक मुद्रा होती है। अगर हमारे पास 10 का सिक्का है तो आप यकीन मानो उसका आप पिछड़ा दो पूरा और कबाड़ी वाले को बेचोगे तो 25 पैसा नहीं लेगा वो लोहा उतना का, कोई काम ही का नहीं है, चलेगी नहीं वो। तो आप जानते हो ये होता सांकेतिक सिंबल। अगर मालूम है सिक्का ध्यान रखना आपका है ऊपर इसको इतना कुछ लो वो दिखना बंद हो जाए तो नहीं चलेगा वो सिक्का, तो केवल सिंबल था। आपकी ध्यान रखना नोट है, उस नोट में क्या करो बताओ। आप ही ध्यान रखना यहाँ पर 500 की नोट है, बोले घर में बोले आरबीआई के साइन करेंगे, एक जूनो लगा दी और सूत्र साइन कर दिया आपने, ये नोट कोई काम की नहीं, खराब हो जाएगी। तो आप जानते हो ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। ये सारा सिंबल होता है और सिंबॉलिक मुद्रा में ध्यान रखना विश्वास बहुत जरूरी होता है। ये कब आप जानते हो 1000 का नोट है, 500 का नोट है, इसका अगर तुम कागज यूज करोगे कितना आएगा? 1 पैसे का कागज नहीं होगा बिकने का तो कबाड़ी में वो। अब अनुमान लगाओ तुम 500 रुपए लेके घूम रहे हो, मोदी जी ने बोल दिया ये नोट बंद कर दिए तो क्या काम की वो नोट? कर देते बंद, बताओ क्या काम की थी, बताओ कोई लेता था उस नोट को? तो आप जानते हो वो नोट कोई काम की नहीं बची। तो बताओ ओनली क्या बताइए वो सिंबॉलिक है, संकेत मात्र से चलती है, अथॉरिटी से चलती, ध्यान रखना वो। तो आप जानते हो सांकेतिक मुद्रा चाहिए क्या बताओ? विश्वास। इसलिए यहाँ पर प्यार से लिखा होता है, आरबीआई का गवर्नर लिखता है मैं धारक को 100 रुपए लेकर तो 100 रुपए देने का अदा करने का वचन देता हूँ, और वहां पर साइन करेगा। कोई प्रॉब्लम आएगी मेरे पास से जाना बोले तो, ठीक है ना? हाँ समझ रहे हो? तो आप जानते हो अगर नोट में कोई प्रॉब्लम आए तो आरबीआई उसको बदल के दे देती है, राइट। तो कहने का सीधा मतलब है ये विश्वास है, ये आरबीआई के साइन के साथ विश्वास है इसका, तब हम लोग लेते नोट, नहीं तो कागज क्या रखा बताओ, कभी बंद हो गया तो ये विश्वास है ओनली,
ठीक है ना। ये है कौन सी मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा भारत में किसने लाया था? तो आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया था बेचारे ने, है ना। सांकेतिक मुद्रा किसने लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था, ठीक है। हाँ, अब ध्यान रखना है, इसमें हम आगे बात करें, ठीक है। तो ये हमारी ध्यान रखना क्या बताइए, ये भाषा है। इसमें ध्यान रखना बहुत सारी भाषा में क्या होता है 500 रुपए लेकर रहता है, 500 रुपए, 500 रुपए, पंचम 100 रुपया, इस टाइप में लिखा रहता है, 5 मास 100 रुपया, ऐसे भी होगा। तो आप जानते क्या आएगा, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा रहता है। आपसे पूछा जाता है कितनी लैंग्वेज में लिखा रहता है 500 रुपया है? 17 लैंग्वेज। कितनी होती है? 17 लैंग्वेज, 17 भाषाओं में ध्यान रखना यहाँ पर लिखा होता है 500 रुपये। इसको विश्वास नहीं होगा, अपनी अपनी नोट खोल लें और देख लें, राइट। तो आप जानते हो ये जो यहाँ लिखा रहता है वो कितना बताइए, 500 रुपये कितनी भाषा में लिखा रहता है? 17 भाषाओं में लिखा रहता है, राइट। इसके पहले ध्यान रखना हमारे यहाँ पर गांधी जी की फोटो कब से आना स्टार्ट हुई? 1996 के पहले ध्यान रखना गांधी जी की फोटो नहीं आती थी नोट में। पहले होता था संसद भवन बना होता था, और 5 की नोट में ध्यान रखना ट्रैक्टर बनी होती थी। ध्यान रखना हमारे यहाँ पर गांधी जी कब आए बताइए? तो 1996 में आए गांधी जी की। ध्यान रखना फोटो अंकित कब होने लगी? 1996 से, ठीक है। हाँ, चलो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको बिल्कुल क्या बताइए बनना चाहिए, है ना। चलो चलो अब देखो बैंक के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लो। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, RR क्या होता है और RRR क्या होता है। बस 2-2 मिनट में समझ लो इनको हल्का हल्का। देखो ये ध्यान रखना हमारी बैंक की पॉलिसी है, जब ध्यान रखना कोई भी बैंक एस्टेब्लिश होती है तो उसे RBI के द्वारा बनाए हुए नियम, RBI के द्वारा बनाए हुए मानक क्या करना पड़ता है उसको बताइए, फॉलो करना पड़ता है। जैसे देखो इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? कैश रिजर्व रेशो या नगद आरक्षित अनुपात। क्या होता है इसको समझ लो आप। देखिए जब भी ध्यान रखना कोई भी बैंक एस्टैब्लिश होती है, मान लो ध्यान रखना एक बैंक एस्टैब्लिश करें परमानंद बैंक, हंस रहे तुम लोग। देखो परमानंद बैंक स्थापित होने वाली है, तो आप मान लो तुम्हें बताना पड़ेगा भैया इसका कैपिटल कितना होगा, बोलेगा 100 करोड़। तो देखिए 100 करोड़ ध्यान रखना पूंजी का परमानंद बैंक स्थापित होने वाला है। तो आप मालूम में जाएगा एक किसके पास? RBI के पास। RBI ध्यान रखना पूरा दे देगा पर्चा, लो इसको पढ़ लो, ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कहा सर एक्सेप्ट, मंजूर है मुझे। हाँ तो ये टोटल पूंजी का आपको कुछ परसेंट, टोटल पूंजी का कुछ परसेंट कैश रूप में RBI को देना पड़ेगा, कैश, समझ रहे हो। तो आप जानते हैं क्या इसमें वर्तमान में 4% रेट है, तो 4 करोड़ रुपए ध्यान रखना किसको देना पड़ेगा? RBI को। अब देखो इतना बड़ा पत्थर रखना पड़ेगा मुझे, 4 करोड़ दे दिया मैंने क्या? RBI को। न इसमें ब्याज मिलेगा ना कुछ होगा, ये तो पगड़ी जैसे होगी, पगड़ी जैसे। तुम ध्यान रखना क्या बताइए, कहीं किराए से रह रहे हो, सामान वामान ले रहे हो, किराए से रह रहे हो, तो आपको पगड़ी देना पड़ता है ना, एडवांस सर इतना, उसमें ना वो ब्याज देता है, भक्कम यूज करता है RBI। तुम देखते हो बस रहो उसको। तो आप जानते हो ये पैसा कहाँ चला गया? बैंक के पास। अब तुम्हारे पास बचा कितना? मात्र 96 करोड़। कितना बचा? 96 करोड़। 4 तो ऐसे ही गए, बिल्कुल गए। फिर ध्यान रखना क्या हुआ, समझ में आया CRR क्या है? जब कोई ध्यान रखना बैंक एस्टैब्लिश होती है, जब कोई बैंक एस्टैब्लिश होती है उसे अपनी टोटल पूंजी का कुछ हिस्सा ध्यान रखना कैश के रूप में RBI के पास जमा करना होता है, वही कहलाता है क्या? CRR, कैश रिजर्व रेशो। आगे SLR जानते कहलाता बताइए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सांविधिक तरलता अनुपात। तरलता मतलब आप ऐसी चीज जमा करो रख लो ताकि क्या बताओ उसका मान चेंज होते रहे। तरलता मतलब क्या? लिक्विडिटी। आपने देखा होगा अगर 100 रुपए का है, 100 रुपए का मान 100 रुपए रहता है, इन्फ्लेशन मेंशन ना करें तो वो तो जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है वो इन्फ्लेशन को जानता है, बाकी नहीं जानते कोई। बोले गांधी जी की 100 की नोट अभी भी है, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखना ऐसी चीज इसकी वैल्यू घटे बढ़े वो कौन है? शेयर।
तो आप जानते हैं शेयर कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, उसमें पाई जाती है लिक्विडिटी। एक होता है सोना, सोना का मान कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, ये क्या है? लिक्विडिटी। तो आप जानते हो अगर ये परमानेंट बैंक स्थापित हो रही है तो आप जानते हो क्या होगा? आपको 4 करोड़ देना पड़ेगा, क्या? CRR, और साथ में इसका देना पड़ेगा 24%। कितना? 24%, मतलब क्या? 24 करोड़ के रुपए लेना पड़ेगा, क्या? शेयर। बैंक को ध्यान रखना, 24 करोड़ के लेना पड़ेगा, क्या? सोना या शेयर लेना ही पड़ेगा। बोले हम नहीं लेंगे, लेना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? तो 24 करोड़ भी गए, कैसे गए भैया? अपने पास ही रहेंगे वो, लेकिन शेयर लेना पड़ेगा आपको या सोना लेना पड़ेगा, और तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा। बैंक को नहीं देना है, तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा। तो आप जानते हो 24 करोड़ रुपए क्या करना पड़ेगा? लिक्विडिटी के रूप में रखना पड़ेगा। कैसे बताइए? शेयर के रूप में रखना पड़ेगा या सोना के रूप में रखना पड़ेगा, राइट? अभी बताऊंगा क्यों रख रहा है इसका काम, अभी काम आएगा, देखना। तो शेयर सोना के रूप में रखना पड़ेगा। जितना अनुपात होता है वो कहलाता है SLR। वर्तमान में 24%, इसका मतलब 100 करोड़ का ध्यान रखना, 24 करोड़ रुपए का ध्यान रखना। तुम्हें सोना लेना ही पड़ेगा और शेयर लेना पड़ेगा, और लेने के बाद क्या करना पड़ेगा? आपको अपने पास रखना पड़ेगा। जब विपत्ति में काम आएगा, देखना भी कब विपत्ति आने वाली तुम्हारी। एक बात अब बन जाएगा ये SLR। अब अनुमान लगा भैया, तुम्हारे 24 तो तुमने सोना खरीद लिए, 4 तुम्हारी बैंक ने ले लिए, तो 28 करोड़ तो तुम्हारे गए, 28 करोड़ तो गए। अब तुम्हारा बिजनेस के लिए बचा केवल क्या? बताओ, 72 करोड़। अब बताओ, अब तुम बिजनेस करोगे किस पर? बताओ, 72 करोड़। लोन लेना देना कितने में करोगे? आप बताइए, 72 करोड़ में। समझ आ रही बात? अब देखो जरा क्या होगा। बिल्कुल बीच में बात नहीं करेगा कोई, बाद में पूछना, ठीक है? ये क्या होगा बताइए? RR क्या है? अब देखना जरा, मान लो ये SBI है। अब इसको ध्यान रखना, इसने क्या किया है? CR भी जमा कर दिया, SR भी जमा कर दिया। अब SBI के पास ध्यान रखना पैसे खत्म हो गए लोन देने के लिए, और मान लो मैं गया, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बैंक तो नहीं, SBI में चल जाऊंगा, चलो गया मैं, ध्यान रखना, सर मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। बोलेगा मिल जाएगा सर, आपका अच्छा क्रेडिट है। तो एक काम करेंगे भैया, 5 करोड़ चाहिए, लेकिन SBI ने पूरा लोन दे दी, इसके पास बचा ही नहीं है। अब मेरे को देना चाहेगा, क्यों? मैं इसका कस्टमर हूं। आपने देखा होगा, अगर तुम किसी की दुकान में जाते हो और तुम रेगुलर कस्टमर उसके